हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इंटरनेट सिक्योरिटी के अभी तक के लेक्चर में हम पहला टॉपिक इसका पढ़ चुके हैं जो डेवलपमेंट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के स्प्रेड से रिलेटेड था। हालांकि दोनों टॉपिक के लेक्चर में थोड़ा सा टाइम गैप है, क्योंकि इधर भी जो है सिलेक्शन हो जाने के बाद थोड़े दिन तक तो सेलिब्रेशन मोड में ही था मैं, इस वजह से कर नहीं पाया। लेकिन हाँ, ये है कि जिस तरह से मैं कमिटमेंट दिया हूँ कि जो भी जीएस के सिलेबस हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैं एक एक करके और सिस्टमेटिक ढंग से पूरा करवाऊंगा। और इसी वजह से आज फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सिलेक्शन के बाद ये मान सकते हैं आप कि ये मेरा पहला लेक्चर है। उम्मीद है कि आपको जो भी लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और जो भी नोट्स या फिर जो इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो सब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा। इवन अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम 2020 वाला जो हुआ है, आप उसका फर्स्ट और सेकंड पेपर उठा के देखेंगे तो हमारे पीडीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? सारे टॉपिक को मैं कवर किया हूँ और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पीडीएफ के बारे में मैं पहले ही बताया हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। ये हो गई पीडीएफ की बात। दूसरी बात ये कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है बेल आइकन पे प्रेस करके उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये सारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके जीएस के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है? जो पहला टॉपिक था हमारा वो मोस्टली नक्सलिज्म पे बेस्ड था, ठीक है? नक्सलिज्म और एलडब्ल्यूई दोनों एक ही चीज़ है। या तो सिंपल सी बात ये है कि जो आज का टॉपिक है, ये हमारा टेररिज्म पे है, ठीक है? इसमें देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी मेंशन है वापस से, लेकिन इसको हम पहले से ही कर चुके हैं। इवन अर्बन नक्सलिज्म भी हम कर लिए थे उसमें ऐड करके, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे नहीं करना है। बाकी और सब टॉपिक हम आज करने वाले हैं, ठीक है? इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि टेररिज्म क्या है, इसके रीजन्स क्या-क्या होते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या होता है और हिंटरलैंड और बॉर्डर एरियाज में टेररिज्म कैसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जेएनके में जो सेपरेटिज़्म चल रहा है, ये मोस्टली टेररिज़्म से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसको हम अलग से दिए ज़रूर हैं इसमें, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली वही सब सारी चीज़ें हैं जो टेररिज़्म के लिए हैं। तो आप अगर एक बार समझ जाएँगे और ये सब सारी चीज़ें एक तो इंटरलिंक है एक दूसरे से, आप एक चीज़, एक टॉपिक अगर एक बार समझ जाएँगे, तो आपको जो है, चाहे जो टॉपिक आएगा, उसमें आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करने से पहले जो ये 3 टर्म हैं, टेररिज्म, इंसर्जेंसी और नक्सलिज्म, इसके बारे में हम देख लेते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग होता है। आप कभी-कभी इंसर्जेंसी पूछता है तो आप टेररिज्म के बारे में लिख के आ जाते हैं, या फिर इंसर्जेंसी और नक्सलिज्म दोनों को मिक्स करते हैं, तो छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखिए टेररिज्म, आतंकवाद क्या है? टेररिज्म इज़ द प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक यूज़ ऑफ वायलेंस। इनका जो वायलेंस करने का मेथड होता है दोस्तों, वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्लान्ड होता है, ठीक है? पहले से सारी चीज़ें पता होती हैं कि कब कहाँ किसको भेजना है, कब कहाँ किसको उड़ाना है, कैसे उड़ाना है, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें पहले से ही तय होती हैं। और इनका जो उद्देश्य होता है, जो इनका ऑब्जेक्टिव होता है, वो पॉलिटिकल भी होता है, ठीक है? रिलीजियस भी हो सकता है और आइडियोलॉजिकल भी हो जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, तो जैसे आप जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस दोनों का एक मिक्सचर स्वरूप देखने को मिलता है कि दोनों जो है, उनका दोनों ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसके अलावा आप आइडियोलॉजिकल भी देखेंगे कि विचारधाराओं को लेकर के टेररिज्म होता है कि अपनी विचारधाराओं को फैलाने के लिए वो वायलेंस क्रिएट करते हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के माध्यम से हम क्या कर लेंगे, हमारा जो आइडियोलॉजिकल स्प्रेड है, हमारा जो आइडियोलॉजिकल विस्तार है, वो हो पाएगा। ओके, दिस इज ए जनरल टर्म एज पर द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी एंड नक्सलिज्म, ये तीनों अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो टेररिज्म है, इसी का ये तीनों रूप हैं। कैसे? इंसर्जेंसी में हमेशा जो इनका उद्देश्य होता है वो पॉलिटिकल होता है, ठीक है? मिलिटेंसी में भी इनका उद्देश्य पॉलिटिकल होता है। नक्सलिज्म में इनका उद्देश्य रिलीजियस के साथ साथ आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल ज़्यादा होता है, रिलीजियस कम होता है। और इंसर्जेंसी में जो रिलीजियस होता है वो भी आ जाता है। ओके, तो जो इंसर्जेंसी है, जो मिलिटेंसी है, इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी में बेसिक डिफरेंस ये है कि इंसर्जेंसी में जो लोग
होते हैं, जो इंसर्जेंट्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है इसको हम ओवरथ्रो करेंगे और एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। इतना सा आप केवल याद रखिए कि जो इंसर्जेंसी होती है उसमें पैरेलल गवर्नमेंट बनती है। जैसे मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट है, तो जो इंसर्जेंट होंगे वो अपना एक अलग गवर्नमेंट बना लेंगे, ठीक है। और मिलिटेंसी में क्या होता है कि जो स्टेट होता है उसकी जो मिलिट्री होती है उसके पैरेलल ये मिलिट्री अपना बनाते हैं। जैसे आप इंसर्जेंसी देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, इंडियन गवर्नमेंट के पैरेलल जो नागा सेपरेटिस्ट हैं वो अपना गवर्नमेंट बनाते हैं। और मिलिटेंसी का उदाहरण आप जेएनके में देखेंगे, जहाँ पे जो इंडियन मिलिट्री फोर्स है इसी के पैरेलल वो अपना एक मिलिट्री फोर्स बनाते हैं, ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। जैसे मुजाहिदीन वगैरह हो जाते हैं जो आपके लश्कर ए तैयबा वगैरह के हैं, ठीक है। तो वो लोग अपना एक आर्मी क्रिएट कर देते हैं और ये जो आर्मी बनाते हैं वो जो स्टेट की आर्मी होती है उसके अगेंस्ट वो लड़ती है। तो इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी में ये डिफरेंस है। उसके बाद जैसा कि देखिए टेररिज्म के ही रूप इंसर्जेंसी हैं, लेकिन इसमें हमने पहले ही बताया कि इट इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ रिवेलियन एंड आर्म्ड स्ट्रगल बाई अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी विथ अ व्यू टू ओवर थ्रो द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट करंट में चल रही होती है इसी के पैरेलल वो गवर्नमेंट बनाते हैं और अपना जो इनका रिबेलियन होता है, जो ये उसके अगेंस्ट रिबेल करते हैं, उसमें ये आर्म्ड स्ट्रगल भी करते हैं, मतलब हथियार भी उठा लेते हैं। तो यह जो प्रोसेस होता है यह होता है इंसर्जेंसी। जबकि टेररिज्म में सिर्फ एक ही चीज नहीं आता है, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्लान्ड होते हैं और उनका जो मोटिव होता है वो हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा हो कोई, हो सकता है कोई रिलीजियस एजेंडा हो कोई, या फिर कोई आइडियोलॉजिकल एजेंडा हो सकता है। तो इसका मतलब ये सिंपल सा है कि जो इंसर्जेंसी है वो टेररिज्म का ही पार्ट है। ओके, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इंसर्जेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि जो यहाँ पे लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है वो इनको काफी हद तक सपोर्ट भी करती है, क्योंकि ये ज्यादातर ये लोकल होते हैं और जो लोकल काज होता है, जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अगेंस्ट, उसी को खत्म करने के लिए ये गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपके अगर मान लीजिए शिकायतों के लिए कोई लड़ेगा तो आप उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इंसर्जेंसी में काफी हद तक जो लोकल पीपल होता है वो उनको इंसर्जेंट्स को सपोर्ट भी करता है। ओके, नक्सलिज्म, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि दोस्तों ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक विचारधारा है। नक्सलिज्म ये वायलेंस करते हैं किस लिए? डिस्टेबलाइज द स्टेट थ्रू कम्युनिस्ट गोरिल्ला वारफेयर एक्टिविटीज, दिस इज द मेन डिफरेंस। इंसर्जेंसी में भी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की बात होती है, नक्सलिज्म में भी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की बात होती है, लेकिन यहाँ पे जो इंसर्जेंसी में जो वायलेंस क्रिएट होता है, जो वहाँ पे आर्म्ड रिवेलियन होता है, वो ट्रेंड पर्सनल होते हैं और उनका एक अपना अलग मेथड होता है। लेकिन नक्सलिज्म में हमेशा गोरिल्ला वारफेयर होता है, मतलब कि जो माओ का आइडियोलॉजी था, जो माओ का तरीका था, ठीक है, एम्बुशमेंट करने का, लुक छुप के मारने का, उस तरह का जो है इनका अपना एक तरीका होता है। तो उम्मीद है कि अभी ये तीनों चीजें जो है आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ओके, अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसका पीडीएफ लेके पढ़ लीजिएगा तो आपको ये पूरी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम हमारा जो फोकस है वो है टेररिज्म पे, ठीक है। टेररिज्म, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि टेररिज्म माइट बी डिफाइंड as the planned, organized, systematic use of violence as a means of coercion for political, religious and ideological purposes। कोई भी पर्पज हो सकता है, जैसा कि हमने पहले ही देखा। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें टेररिज्म का, तो दोस्तों दो तरह का होता है, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है और एक नॉन स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो होता है उसमें जो मेन लीडर्स होते हैं, जो उसके पीछे मेन फोर्स होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेट एक्टर्स, ठीक है। और जो नॉन स्टेट टेररिज्म होता है उसके पीछे जो लोग जिम्मेदार होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? जब कोई गवर्नमेंट, व्हेन एनी गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली indulges in terrorism against its own people or the people of another country, it is referred to as terrorism by state actor। और इसको बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। मतलब ये कि जैसे कोई कंट्री है और वहाँ की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो टेररिज्म एक्टिविटी, मतलब कि ये चीजें प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वायलेंस क्रिएट करने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है,
चाहे वो टेररिज्म अपने ही लोगों के खिलाफ हो या फिर किसी और कंट्री, अदर कंट्री के अगेंस्ट कोई इस तरह का व्यवहार वो कर रहा है जो कि यह इस टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्टेट एक्टर्स, ये जो गवर्नमेंट हो गया स्टेट एक्टर्स, और इस तरह का जो टेररिज्म है उसको हम बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जो गवर्नमेंट है, मान लीजिए वो दुनिया को दिखाने के लिए तो कह रहा है कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो टेररिज्म में लिप्त लोग हैं उनको वो पैसे प्रोवाइड करवा रहा है, उनको चोरी छिपे ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है, उनको चोरी छिपे ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, या फिर उनको छोटे छोटे हथियार प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस तरह से ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो यह जो है क्या हो गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो गया। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल आपको, टेररिज्म इन कश्मीर, उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और जो सपोर्ट है दोस्तों, वो सपोर्ट कई तरह से हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या टेक्निकल सपोर्ट हो गया, आर्म्स हो गया, ट्रेनिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो गया, या फिर आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, मतलब कि जो टेररिस्ट हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा को जो गवर्नमेंट है वो बढ़ चढ़ के इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे उस विचारधारा को प्रमोट करती है। तो ऐसे में उनको जो है एक जो क्या कह सकते हैं आप, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है वो गवर्नमेंट देती है। जो दूसरा टाइप है वो है नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैव जनरली नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक विथ एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी व्हाइल परसुइंग दियर एजेंडा, दो इनडायरेक्ट लिंकेजेस कैन नॉट बी कंप्लीटली रूल्ड आउट। ऐसा माना जाता है कि अगर जो टेररिज्म के लिए जिम्मेदार जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक गवर्नमेंट से नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने बल पे, अपने बलबूते पे ही वो टेररिज्म एक्टिविटीज को कर रहे हैं। तो ऐसी टेररिज्म एक्टिविटीज को बोला जाता है कि ये लोग नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ठीक है। हालांकि बिना किसी गवर्नमेंट के थोड़ा बहुत सपोर्ट के टेररिज्म को परस्यू करना ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें जो, जैसे एक कोई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आप एग्जांपल ले लीजिए आईएसआई का, ठीक है, आईएसआईएस का। तो जो टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, मोडस ऑपरेंडी का मतलब उनकी कार्यशैली क्या है, वो क्या क्या करते हैं। ये जो कंटेक्स्ट है, ये कंटेक्स्ट पूरा इंडिया का कंटेक्स्ट है, इसलिए यहाँ पे इंडिया का नाम बार बार है, ठीक है। सबसे पहला उनका होता है कि टू ब्लीड द इंडिया थ्रू द थाउजेंड कट्स। इट मीन्स कि बार बार जो है टेररिज्म अटैक करो, जिससे लोगों को जान माल की क्षति हो, और इससे गवर्नमेंट को थोड़ा सा बैकफुट पे लाया जा सके, और यहाँ के लोगों को टेररिज्म की जो इनकी आइडियोलॉजी है उसमें जो है क्या किया जा सके, शामिल किया जा सके। उसके बाद जो दूसरा इनका उद्देश्य होता है, टू टू डिस्टेबलाइज इंडियन इकोनॉमी थ्रू फेक करेंसी एंड अदर मीन्स। आप जानते हैं कि बहुत सारी फेक करेंसीज आती हैं, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो फेक करेंसीज को इंडियन इकोनॉमी में लाने का प्रयास करती हैं, लाने का काम करती हैं। टू सप्लाई आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव टू ऑल काइंड्स ऑफ मिलिटेंट्स इन इंडिया। जितने भी मिलिटेंट, जैसे जो देखिए जो इंडिया है, मान लीजिए इंडिया है पूरा, जो बॉर्डर एरिया में चल रहा है, जो बॉर्डर एरिया में टेररिज्म हो रहा है उसको हम बॉर्डर एरिया टेररिज्म बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा इंडिया के अन्य पार्ट में भी जो टेररिज्म या जो इस तरह की एक्टिविटीज चल रही है, जैसे मान लीजिए नक्सलिज्म चल रहा है, या फिर जो सिमी था, इस तरह की जो चीजें चल रही हैं वो सब क्या है, हिंटरलैंड टेररिज्म उसको बोलते हैं। तो इस हिंटरलैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो छोटे छोटे आर्म्स पहुंचाने होते हैं, या फिर कोई समाचार, कोई आइडियोलॉजी, या कोई एक्सप्लोसिव पहुंचाना है, तो ये सब काम भी इस तरह के जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो करते रहते हैं। उसके बाद टू टेक एडवांटेज ऑफ एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स ऑपरेटिंग विद इन इंडिया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक एंड मिलिट्री सपोर्ट टू सच ग्रुप्स। कोई ऐसा ग्रुप जो कि इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कार्य कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो उनको भी हर तरह का सपोर्ट पहुंचाने का कार्य ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं, ठीक है। टू स्प्रेड एंड सपोर्ट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटीज। आप देखते हैं कि तरह तरह के इंटरनेट के माध्यम से या फिर अदर मीन्स से जो फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटीज हैं उसको स्प्रेड करने का काम किया जाता है। और ये कौन करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, जो कि जो वहाँ के उसके आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं और इंडिया में जो है छुप के काम करते हैं। फिर उसके बाद टू स्प्रेड कम्युनल हेटर, कम्युनल वायलेंस इन इंडिया विद द एम ऑफ डिवाइड एंड वीकन द कंट्री।
मतलब ये कि रिलीजियस लाइन पे या कम्युनिटी के लाइन पे वो तरह-तरह के दुष्प्रचार करते हैं, जिससे हेट्रेड डेवलप होता है और ये कम्युनल वायलेंस क्रिएट करता है। ऑब्वियसली जो समाज हमेशा लड़ता-झगड़ता रहेगा, वो थोड़ा-सा वीक हो जाएगा, ठीक है? केवल फाइनेंशियल लॉस ही नहीं होता है, बल्कि जो मानसिक ह्रास होता है, मानसिक ह्रास भी कंट्री को वीक करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है? तो ये बात हो गई। अभी हम हिंटरलैंड टेररिज्म की बात कर रहे थे, तो जैसा कि हमने बताया कि जो बॉर्डर एरिया के अलावा जो देश के अन्य क्षेत्रों में भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, उसको हम हिंटरलैंड टेररिज्म बोलते हैं, ठीक है? जैसे अगर डेफिनेशन के रूप में देखें, तो हिंटरलैंड टेररिज्म इज द टेररिज्म दैट इज स्प्रेड ऑल अक्रॉस द हिंटरलैंड ऑफ द कंट्री। सच टेररिस्ट एक्ट्स हैव बीन टेकिंग प्लेस ऑल ओवर इंडिया विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन। कोई इनका स्पेसिफिक रीजन नहीं है, कोई इसका गोल नहीं है, लेकिन फिर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं। इट इफ वी लुक बैक एंड एनालाइज, there appears to be sequential, well planned, well motivated growth of the terrorism in India। हालांकि उनका कोई विशेष रीजन नहीं होता है, लेकिन अगर उसको देखा जाए, उसको समझा जाए, तो यह पता चलता है कि ये भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्लान टेररिज्म का ही पार्ट है। उदाहरण के रूप में लश्कर तैयबा, ठीक है, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और सिमी हो गया, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट हो गया, इंडियन मुजाहिदीन। तो ये सब जो है इंडिया के हिंटरलैंड एरिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, और इनका कहीं ना कहीं आउटर लिंक होता है, जो कि बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। ओके, जो कारण है, रीजन है हिंटरलैंड टेररिज्म के स्प्रेड का, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहला, मोर टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू कंडक्ट एक्ट्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है दोस्तों, वैसे वैसे जो उनके ग्रुप में काम करने वाले लोग हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास भी ये टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, और दूर कहीं बैठे हुए भी वो अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम दे देते हैं। इसकी वजह से उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो उनको जो काम करना है, वो बहुत ही आसानी से हो जाता है, ठीक है? उसके बाद, टारगेट ऑफ टेररिज्म आर मोर वाइड स्प्रेड देन एवर बिफोर। मतलब ये कि अभी तक जो उनका लक्ष्य होता था, वो लक्ष्य केवल छोटा होता था कि बॉर्डर एरिया में हमको टेररिज्म करना है, या फिर जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको टारगेट करना है। लेकिन अभी ये उनका जो टारगेट है, वो काफ़ी बढ़ चुका है। मतलब ये कि जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, ये उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान होता है, और उनके थ्रू अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को वो अंजाम देते हैं। उसके बाद, सोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन करने के लिए अब उनको चिट्ठी और पत्र भेजने की ज़रूरत है नहीं, सीधा-सीधा डार्क वेब पे जाएँगे और वहाँ से सीधा जो है कम्युनिकेशन करेंगे। तो इस तरह की भी चीज़ें डेवलप हुई हैं, जिसकी वजह से जो टेररिज्म है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर उसके बाद, इनटॉलरेंस इन सोसाइटी ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डिक्रीजिंग रिसोर्सेज। सोसाइटी में भी जो डिवाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इनके बीच में भी एक असंतोष टाइप का डेवलप हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो लोग, जिन लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, वो अदर मीन्स अपनाते हैं, और इस तरह की गतिविधियों को जो है अपना लेते हैं, और इसकी वजह से उनके अंदर टेररिज्म का जो भावना है, उसको डेवलप करना बहुत ही आसान हो गया है। उसके बाद, इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, सॉरी, फॉर द सोसाइटी। तो जो सोसाइटी है, उसका ग्लोबलाइजेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है, तो उनका आइडियोलॉजिकल मिक्सचर भी बहुत तेजी से हो रहा है, और जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से किसी और आइडियोलॉजी की तरफ झुक जाते हैं। फिर उसके बाद, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट टू टेररिस्ट या टेरर ग्रुप्स। मतलब ये कि कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, और उनको जो बहुत सारे गवर्नमेंट्स हैं, जो उनको सपोर्ट भी करते हैं, और यही एक कारण है कि जो इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है टेररिज्म का, ये बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारी कंट्रीज उनको सपोर्ट करती हैं। उसके बाद, लिंक्स बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टू अर्न इजी मनी। अभी ये देखिए, ये मेरा एक अलग टॉपिक भी है कि टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का क्या रिलेशन है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको इतना समझ लीजिए कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है और जो टेररिज्म होता है, इन दोनों के बीच में एक लिंक होता है कि जो टेररिस्ट होते हैं, वो उनको पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ग्रुप्स होते हैं, वो उनको ड्रग्स पर हथियार ये सब प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? तो ये सब हम अभी इसको बाद में अच्छे से देखेंगे। तो इन दोनों का एक इस तरह से समझ लीजिए कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ ही चलते हैं।
ओके, अभी इसमें हम देख लेते हैं कि ये सब तो परेशानियां हैं, ये सब समस्याएं हैं। कुछ चीजें हैं जो कि हमको करने की जरूरत है। कौन कौन से स्टेप्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। बिना इंटरनेशनल कोऑपरेशन के टेररिज्म को सॉल्व करना मुश्किल है। और यह जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है दोस्तों, ये कई लेवल पे होना चाहिए। जैसे ये कि सबसे पहले रिकॉग्निशन, मतलब ये कि कोई गवर्नमेंट अगर किसी को रिकॉग्नाइज कर रही है कि ये टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज को अंजाम देता है, तो पूरी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करे। फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करे। मतलब ये कि अगर किसी टेररिज्म से रिलेटेड ग्रुप के बारे में किसी कंट्री के पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो सारे कंट्रीज के साथ शेयर करे। उसके साथ साथ प्रॉपर डेफिनीशन, एक प्रॉपर डेफिनीशन होना चाहिए जो कि पूरे विश्व के सारे कंट्रीज उसको मानते हों। उसके साथ साथ एक कोई ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि टोटली डिवोटेड हो कि वो टेररिज्म से ही लड़ेगा। ओके, जैसे आप मान लीजिए कि जो हमारा पीस फोर्स है, उसी टाइप का कुछ ऐसा फोर्स या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए कि जो टेररिस्ट से या टेररिज्म की जो भी इस तरह की गतिविधियां हैं, उससे लड़ने का प्रयास करे। तो यह इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। फिर उसके बाद कंप्रीहेंसिव लेजिस्लेशन। ये जो लेजिस्लेशन या जो कानून बने, ये कानून दोनों लेवल पे बने। मतलब ये कि एक इंटरनेशनल लेवल पे कानून बने जिसको सारी कंट्रीज फॉलो करें। एक हर कंट्री अपना एक कानून बनाए टेररिस्ट से रिलेटेड, और वो है कानून इस तरह का हो कि जो टेररिस्ट के मेन चीजें होती हैं, जो उसके फाउंडेशंस होते हैं, उसको खत्म करे। जैसे कि फंड, ठीक है, बिना फंड के कुछ नहीं कर पाएंगे। फंड को रोकने के का प्रयास किया जाए। उसके बाद जो उनका आर्म्स या ड्रग्स का जो सप्लाई हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया जाए। या फिर जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो क्यों टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल हो जा रहे हैं, उनके कारणों को जो है समझ के उनको रोकने का प्रयास किया जाए। तो जो कोई कंट्री अगर कोई कानून बना रही है, कोई लेजिस्लेशन बना रही है, तो वो कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ताकि जो भी चीजें जिम्मेदार हैं किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज को करने के लिए, उन सब चीजों को रोका जा सके। उसके बाद एम्पावर्ड इन्वेस्टिगेशन एंड जुडिशियल प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जुडिशियल प्रोसेस जो है वो उसको फास्ट करना चाहिए, ताकि जो भी उसमें गिल्टी हो या फिर जो इनोसेंट हो, उसकी पहचान की जा सके और टेररिस्ट से रिलेटेड केसेस को बहुत ही तेजी से सॉल्व किया जा सके। फिर उसके बाद हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, लाइक बिग डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को यूज करके हम टेररिस्ट जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन है और उनका जो भी पैटर्न है, जो भी उनका सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी सोर्स ऑफ आर्म्स है, या फिर उनका जो लिंक है एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का, उन सब चीज़ों को हम एनालाइज करके उसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही रोक सकते हैं। उसके बाद जो पेरेंट्स हैं, उनको यह ध्यान देना चाहिए कि जो उनके बच्चे हैं, वो किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में संलिप्त ना हो, या फिर अगर उनका जो माइंड है, अगर वो इस तरह का रेडिकलिज्म की तरफ बेंड हो रहा है, तो उसको जो है अर्ली स्टेज पे ही काउंसलिंग करके खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जो मल्टी प्रोन्ज स्ट्रेटजी है, उसको हमको अपनाना चाहिए। मल्टी प्रोन्ज स्ट्रेटजी में मतलब अब सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है हमको, फिर उसके बाद डेवलपमेंट का काम करना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, सोशल एम्पावरमेंट करना है, विमेन एम्पावरमेंट करना है, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाना है। इसके साथ साथ जो हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको भी वेल इक्विप्ड करना है, उनको हथियार अच्छे देने हैं, नाइट विजन ग्लासेस देने हैं। ये सब सारी चीजें जो है करने से क्या होगा कि जो टेररिज्म के विभिन्न प्रकार के रूप हैं, स्वरूप हैं, उसको हम खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसके साथ साथ जो एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटी हैं, इन सब चीज़ों को भी एम्पावर करके हम टेररिज्म को जो है थोड़ा बहुत रोक सकते हैं, और आगे चल करके इसको हम खत्म कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा टेररिज्म पे था। उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।